हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, लास्ट वीडियो बची थी इस चैप्टर की, जो कि थी अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है, कर्व्स इन स्पेस। तो उसका एक पॉइंट था, स्पेशल है, ऑस्किलेटिंग प्लेन। ऑस्किलेटिंग प्लेन के लिए कुछ छोटी सी डेफिनेशन है, हालांकि इसको छोटे से मैं डिफाइन करूँगा। अ प्लेन विच कंटेन्स अ पॉइंट पी ऑफ कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन 2। मतलब एक ऐसा कर्व है जिसका क्लास क्लास बोलो चाहे ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो, दो या दो से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम मैक्सिमम दो बार तक टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको ये जो कोर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो तक ही आएंगे, इसमें दो बार आपको डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत पड़े। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो एक कर्व का पॉइंट है और उस प्लेन पर है, दो पॉइंट है। ठीक है, कौन कौन से, एक पी और एक क्यू। मैंने देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, कहना क्या चाहता है। जैसे मान लेते कोई एक प्लेन है, कोई भी एक प्लेन है, ऐसे प्लेन बन दिया। कलर चेंज कर लूँ मैं पहले। ओके, यू कैन सी दैट एक प्लेन है, ऐसे कोई प्लेन है, ऑस्किलेटिंग प्लेन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये क्यों है ऑस्किलेटिंग है, आपको ये भी समझाते हैं। मान लेते हैं इस पे एक कर्व ऐसा है, कोई भी एक कर्व है, लाइक ऐसा कर्व है। ठीक, और वो कर्व है, उस पे पॉइंट है पी, एक तो पी पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट और है क्यू। ठीक, इसको हमने तीनों दोनों को पोल से ऐड कर लिया, ओ से। अब ये जब क्यू पी के पास पहुंच जाएगा, लेट से सोचिए जरा इस बात को, क्यू पी की तरफ बढ़ रहा है, क्यू पर कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो बढ़ रहा है क्यू के पी की तरफ, क्यू से पी की तरफ। अब जब ये क्यू से पी की तरफ पहुंचेगा तो ये जो लाइन अगर हम अभी इसको ऐड करें ऐसे करके तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जैसे क्यू पी पे जाएगा तो यही लाइन एक तरीके से ये बन जाएगी, ऐसे टेंजेंट बन जाएगी, बनेगी ना। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जो इस तरीके के मोशन को पूरा का पूरा अपने ऊपर होने देता है वो ऑस्किलेटिंग प्लेन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या क्या मेन मेन चीज़ है, जो हमारा कर्व है जिसके ऊपर पी और क्यू पॉइंट है, उसका जो क्लास होना चाहिए या ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो कम से कम दो, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कह रहे इज़ ए लिमिटिंग पॉइंट, ये ऐसा लिमिटिंग पॉइंट है जो क्यू से पी की तरफ बढ़ रहा है, लिमिटिंग पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, जो मैंने समझा उसे ध्यान रखना है। अ प्लेन विच कंटेन्स अ पॉइंट पी ऑफ कर्व of class greater than equal to is a limiting point which contains a tangent passes through p, p से पास हो रही है टेंजेंट, देखिए बाद में बनी ना, एंड अ नेबरिंग पॉइंट q एज q जब q कम्स टू p। आई बात समझ में। ये तो केवल इसकी डेफिनेशन छोटी सी बात होगी, यहाँ पे क्लास याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं जो हमारा एक जो कर्व दिया होगा बच्चों, वो कैसा दिया होगा। कर्व मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x इज इक्वल टू या एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, और कर्व लेंथ की भी बात होगी बच्चों, तो इसमें हमारा जो होगा ये s पर डिपेंड करने वाले, हमने x1 s, x2 s और x3 s तीनों ले लिए, s पर डिपेंड, अर्क लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा भाई, कर्व आपने ले लिया, तो सिंपल सा आप ध्यान से सुनिए कि जो हमारा इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन आएगा, इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन यानी ओपी। ठीक, ओपी क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि आपको डिटर्मिनेंट बनाना है बच्चों, और वैसा ही क्वेश्चन में भी आएगा, हम लोग करेंगे इक्वल टू जीरो लिखना है। ठीक है, जो हमारा कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है, क्योंकि एक्स स्मॉल एक्स जो है वो हमने कर दिया है पॉइंट के लिए, है ना। एक कैपिटल x2 माइनस स्मॉल x2, कैपिटल x3 माइनस स्मॉल x3। ठीक है, नीचे में क्या आएगा, यही जो हमारे स्मॉल एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और दो बार। ठीक, x2 है उसका भी डिफ्रेंशिएट, सॉरी एक बार यहाँ पे होगा ना, इस वाले प्लेस पे एक बारी, और नीचे वाले प्लेस पे दो बारी। यहाँ पे आया x3, यहाँ पे हुआ एक बारी, और यहाँ पे भी x3 आया, यहाँ भी हुआ दो बारी। इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे एंड यू विल गेट योर ऑस्किलेटिंग प्लेन। ऑस्किलेटिंग प्लेन मिल जाता है हमें। ठीक है, अब देखिए ये तो फर्स्ट पॉइंट है, जब आपको ये, और एक और है, जब क्या कहते हैं दो सरफेस कट करते हैं, उन
दो सरफेस की जो टेंजेंट बनती है वो भी अगर एक आपके प्लेन पर हो तो उस टाइप का ऑस्किलेटिंग प्लेन कैसे निकाला जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। ठीक, और देखिए नेक्स्ट, अब मान लेते हैं दो हमारे पास सरफेस है ना, दो सरफेस का इंटरसेक्शन है। एक है हमारी ये वाली सरफेस F1 करके, और एक हमारी F2 करके। ये दोनों क्या है, हमारी सरफेसेस हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, सरफेसेस हैं। ओके, दीज आर सरफेसेस। ठीक भाई, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है और एक पॉइंट मिल रहा है। उस पॉइंट की वजह से जो हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन है वो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपकी वेरिएबल्स आ गए, कैपिटल एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स आई का डिफरेंस हो गया, और इसी के साथ डिफरेंशिएशन है पार्शियल पहले वाले सरफेस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स जो हमारा है पहला वाला, पहले वाले सरफेस का एक्स आई उसका डिफरेंशिएशन, और इनटू जो दूसरा वाला है, दूसरे वाला एक्स मतलब यहाँ जो लिखा है उसको एक्स जे मान करके उसका एक बारी डिफरेंशिएशन, और दो बारी डिफरेंशिएशन अपने फर्स्ट सरफेस का डिवाइडेड बाई, अब दो बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक बार वही जो लेफ्ट में लिखा है एक्स आई और एक्स जे। ठीक, इक्वल टू देखा जाए अगर, इक्वल टू में भी कुछ ऐसा ही करना है, वहाँ पे भी एक्स आई माइनस एक्स आई। अब ऊपर में आप समझ पा रहे होंगे, अब F2 होगा, मतलब जैसा लेफ्ट में चल रहा है बच्चों वैसा ही राइट में चलेगा, डिवाइडेड बाई डेबर एक्स आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई सेम, यहाँ पे भी एकदम सेम लिखना है एक्स आई और एक्स जे डॉट करके, दो बार डिफरेंशिएशन किसके साथ, आप समझ रहे होंगे, वही सेम जो इधर लेफ्ट में लिखा है वही राइट में है, बस लेफ्ट में सब F1 के लिए है, राइट में सब F2 के लिए। अब ये क्वेश्चन अभी आएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूले क्या हैं, कैसे यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फाइंड द OP एट पॉइंट T ऑन द हेलिक्स दिस, ये हेलिक्स है। अगर सही से देखें तो इसका स्पेशल नाम सर्कुलर हेलिक्स है। याद रखिएगा, सर्कुलर हेलिक्स से MCQ बनता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सर्कुलर हेलिक्स। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये MCQ आपको मिलेगा। ठीक है, पेड ग्रुप पे भी मिलेगा, और अभी जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे बनता है वो सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, आपकी बुक्स में बहुत कम MCQs दिए हैं, लेकिन अरेंज किए जा रहे हैं आपके लिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, सो यू विल गेट मैक्सिमम, एज मैक्सिमम आई कैन मेक, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी जस्ट बताया ही तो है हमने, कैसे बताया, ये तो सिंगल एक ही कर्व है, डबल सरफेस नहीं है। तो इसका सिंपल हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें पता है कि n की वैल्यू जो सॉरी ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो हम दो बारी तक डिफरेंशिएशन इसमें करते हैं। तो दो बारी कर लीजिए t के रिस्पेक्ट में। तो हमने क्या निकाला पहले, x1 डॉट निकालना है, निकालिए जरा क्या आएगा, एक ये तो बन जाएगा अपना a साइन माइनस a साइन t, ये बन जाएगा अपना x2 डॉट, ये बन जाएगा a cos t, और तीसरा वाला क्या बन जाएगा भाई, x3 डॉट जो है वो बन जाएगा केवल c। अच्छा, एक बार और कर लीजिए, x1 डबल डॉट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस a cos t, ये बन जाएगा x2 डबल डॉट becomes minus a sin t, and this becomes 0 because c is a constant, isn't it? अब हमको पता है, we know that equation of oscillating plane is what, equation of OP, सिंपल सा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है इसमें, और वो क्या है, यू वेरी वेल नो दैट, कि भाई आप कर लीजिए पहले कैपिटल वाला x1, और उसके साथ सिंपल सा a वाला माइनस कर दीजिए, पहला वाला a cos t हो गया, दूसरा हो गया x2 फिर माइनस a sin t हो गया, पहला वाला जो यहाँ लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं, और x3 माइनस सी टी, है कि नहीं, और डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड वाले में सिंगल वाला डिफरेंशिएशन, मतलब ये वाली लाइन लिखते हैं, माइनस a sin t हो गया,
ओके। उसके बाद आया ए कॉस टी, इधर बचा सी, इधर हो गया 0, माइनस ए साइन टी। अभी तीसरी वाली लाइन में डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा, माइनस ए कॉस टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, एक्सपेंड कर लीजिएगा। आई एम लिविंग दैट पार्ट टू यू। सिंपल जैसे होगा, जो एडजस्ट हो सके एडजस्ट हो सके। एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, यहाँ अलग अलग जगह होगा तो अलग अलग, नहीं तो वैसे छोड़ देंगे। एक्सपेंड कर दीजिए एंड आंसर विल बी इन योर हैंड, इजंट इट। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कुछ डेफिनेशंस हैं जिन पे डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि वो क्या हैं और क्या डेफिनेशन है उनकी, मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा नॉर्मल प्लेन। देखिए, नॉर्मल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन, अ प्लेन passes through a point, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा होगा बच्चों, एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू पी। मतलब वो जो प्लेन होता है वो पॉइंट पी से पास होना चाहिए, और पी से पास होने वाले टेंजेंट पर वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, पासिंग थ्रू पी। आई बस समझ में। आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों। इसमें जो आपका, वैसे 3 चीज़ें हमें शो करनी है। वो आपकी ये हो गई आपकी नॉर्मल प्लेन, ठीक है, नॉर्मल प्लेन हो गई। ठीक भाई। अब इसमें जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे वही वाले पॉइंट हैं, पी आई वाले, जो मैं पी लिख रहा हूँ बार बार ना, वही वाले। ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमारा, वैसे ये जो एक्स जेड प्लेन है वो रेक्टिफाइंग प्लेन होता है, अभी बताते हैं ये क्या होता है। और ये जो आपका एक्स वाई प्लेन देख रहे हो, इसे हम ऑस्किलेटिंग प्लेन यानी ओपी बोलते हैं, ये भी बताते हैं अभी क्या होगा। ये जो एक्स एक्सिस है उस पर हमारी टी आई चलती है, टी मतलब टेंजेंट वाली बात चलती है इस पर। ठीक है। वाई एक्सिस पे पी आई पॉइंट्स चलते हैं, और जेड एक्सिस पे बी आई भी पॉइंट्स ही हैं, बताते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल प्लेन निकालने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो क्या है? आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक्स आई को विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। मतलब बात समझ में आ रही है? एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और साथ ही साथ एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है। डेफिनीशन दिमाग में रहेगी। ठीक है। और कैसे निकालना है, जिस तरीके से निकालना है, यहाँ पे एक्स आई को आप एक चीज़ और लिख सकते हो, एक्स आई डैश को, जो एक्स आई डैश है आपका, इसे आप लिख सकते हो टी आई, और टी आई की वैल्यू होती है डी एक्स आई अपॉन डी एस। एस के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आई बात समझ में? अच्छा, और वर्ड्स देखते हैं क्या क्या है। सो जो अगला पॉइंट है वो है प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल, तो इसमें से जो पी आई वाली लाइन थी बच्चों, वही प्रिंसिपल नॉर्मल थी। पी आई लाइन इन द ग्राफ, जो पीछे बताए थे ना मैंने, उसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। अच्छा, तो होता क्या है, ये पास करती है टेंजेंट पे, टेंजेंट से होकर जाती है, वो क्लियर बात हो गई उसमें, वही हमारी प्रिंसिपल नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल क्या होता है भाई? अब आप समझ पा रहे हो, बी से लिखा है, इसका मतलब बाई नॉर्मल होगा, है कि नहीं? तो वो लाइन जो ऑस्किलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, लाइन जो बी आई करके लिख रहे थे, बी आई परपेंडिकुलर टू ऑस्किलेटिंग प्लेन,
उसे हम क्या बोलते हैं, बाई नॉर्मल। आई बात समझ में। अब जब मैंने रेक्टिफाइंग प्लेन लिखा था वो क्या था, देख लो उसको भी देखो। रेक्टिफाइंग प्लेन, ओके, ये क्या होता है? रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है भाई, देखिए, द प्लेन कंटेन्स टेंजेंट, ऐसा प्लेन जो टेंजेंट एंड बाई नॉर्मल को कंटेन करे, ठीक है, दोनों को कंटेन करे, वो हमारा क्या होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन होता है। और रेक्टिफाइंग प्लेन जो है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन निकालने का जो तरीका ज़रिया होता है वो पी आई, यानी प्रिंसिपल नॉर्मल को लेकर के, और बाकी हमारा तो वही रहेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स आई और स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या इक्वेशन है रेक्टिफाइंग प्लेन की। आई बात समझ में, ठीक ना। अब एक लास्ट पॉइंट देखिए जो कि एमसीक्यू के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड होता है, जो कि मूविंग ट्रायड होता है। देखिए क्या होता है, मूविंग मतलब जो मूव करता हो, ठीक, ऑफ फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। तो ये क्या है समझते हैं, देखिए जो हमने पीछे अभी 3 तरीके के पॉइंट्स पढ़े बच्चों, पहला कैसा क्या पढ़ा, टी आई पढ़ा जो टेंजेंट के लिए था, पी आई यानी नॉर्मल के लिए था, तीसरा क्या था, बी आई यानी बाई नॉर्मल के लिए था। तो ये कुछ ट्रायड फॉर्म करते हैं, एक सेट ऑफ पॉइंट फॉर्म करते हैं जो कि मूविंग होते हैं। मूविंग मूविंग ट्राईहाइड्रल, वैसे ये हाइड्रल जो वर्ड है वो आपका आया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, जिसमें डाईहाइड्रल ग्रुप, ट्राईहाइड्रल ग्रुप, ग्रुप थ्योरी के आगे का वो पॉइंट होता है। आपको वो जब जैम की तैयारी करोगे, आई थिंक वो जैम के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें आपको डाईहाइड्रल ट्राईहाइड्रल ग्रुप्स मिल जाते हैं, जैसे वाइली पब्लिकेशन, ठीक है, जैसे आपका और भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशन लाइक मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन, वाइली पब्लिकेशन, 2-3 पब्लिकेशन जिनको लेकर के मैं पढ़ा था, जिनसे प्रिपरेशन मैंने की थी, वो सारे जो आपको जो बुक्स हैं वो आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा होता है, मैंने लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के लिंक्स आपको दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू बाई, आप वहाँ से ले सकते हैं उसे। मैं स्पेशली 2-3 ही बुक लिखी है, ज़्यादा नहीं है उसमें, वो सब बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, मैं खुद उनसे ही पढ़ा था। तो ये आपको एक ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। अब देखिए हेड्रल की बात आ गई, ट्राई हेड्रल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताना सही नहीं है क्योंकि फिर मुझे वो पूरा चैप्टर आपको बताना पड़ेगा। तो आप ये सिंपल से समझिए, ट्राई हेड्रल का मतलब हो गया जिसके हेड 3 हो, जो कि आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है, टी आई, पी आई और बी आई। और ये तीनों की तीनों, अभी तक की एक्सिस हमारी सिंपल एक्स वाई जेड होती थी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में x1 x2 x3 होती थी, लेकिन अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हम डिफरेंशिएशन की एक्सिस बना रहे हैं। तो ये वो चीज़ है फिलहाल। अच्छा, तो यहाँ से जो एक सेट बनता है, एक बड़ा ही फेमस सा सेट बनता है जिसे मूविंग ट्राइहेड्रल बोलते हैं, वो क्या बनता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर इन तीनों को आपस में हम एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये सब के सब टी आई पी आई हो, चाहे पी आई बी आई हो, चाहे आपका बी आई और टी आई हो, लेकिन लाइनिंग से, ये सब के सब, वैसे लाइनिंग का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। और अगर आप टी आई लेना चाहते हो, टी आई की वैल्यू है पी आई और बी आई पे डिपेंड करती है बच्चों, तो सिग्मा बनाएंगे, वैसे एप्सिलॉन भी बोलते हैं इसे, आई जे के, ठीक, लाइन से आई आपने टी पे चढ़ा दिया है तो पी पर जे चढ़ा दीजिए और बी पर के चढ़ा दीजिए। और अगर आप पी आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर से वही एप्सिलॉन बनाइए, आई जे के लिखिए, पी आई ले लिया है तो पी के बाद ले लीजिए बी जे और टी के,
एक और बच रहा है, टी पी और बी बच रहा है। बी पर आई अगर चढ़ाएंगे, बी इज इक्वल टू एप्साइलन आई जे के, और बी हो चुका है तो बचा कौन है, टी पर जे चढ़ा दीजिए और बी पर के चढ़ा दीजिए। तो ये आपका जो सेट बन रहा है इसे मूविंग ट्राइहेड्रल कहते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लर्न रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पज़। ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। और इसके जो MCQs हैं लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 MCQs बनेंगे इस चैप्टर में अच्छे खासे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो थोड़ा बड़ा है, उसमें ज़्यादा MCQ बनेंगे। तो वीडियो को देखिए ध्यान से, एक एक बात को पढ़िए। MCQ आपका स्पेशली DDO वालों का MCQ एग्जामिनेशन होने वाला है 50 क्वेश्चंस का। कल मैंने टेस्ट भी लिया था, ठीक है। तो हमारे पेड ग्रुप के कई सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, उसके लिए आज उसकी वैसे लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट है 3 चैप्टर्स का, 50 क्वेश्चन थे, ठीक। कुछ क्वेश्चन नए भी डाले थे मैंने, तो उस पर वरी नहीं करना है। कई बार टेस्ट लिए इसलिए जाते हैं कि आप नए क्वेश्चन से मीट करें, और वो नए क्वेश्चन की आपको टिप्स ट्रिक्स और उसके बारे में और आपको पढ़ाई कराई जा सके, जिससे कि आपको और कुछ नया मिल सके। MCQ जितने ज़्यादा आप कर लें उतना ही अच्छा है। ऐसे टेस्ट बहुत होंगे, और केवल टेस्ट मिलाया जाए तो आपको आराम से मेरे ख्याल से 150-200 क्वेश्चन तो अलग से वही मिल जाएंगे। तो पेड ग्रुप के फ़ायदे हैं, आप समझेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने पेड ग्रुप अभी तक नहीं लिया है सो वो ले सकते हैं, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। प्राइस इसलिए रखा गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद उसके लिए खर्चा करना पड़ता है तो आप तक पहुंच पाती है, इसलिए थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट में आपसे एक फ़ीस रखी गई है, बहुत छोटी सी, जिसमें आपकी एक सिंगल बुक भी नहीं आएगी 299 में। और यहाँ तो 3-3 4-4 बुक से आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए भी जा रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं, एंड आपको ट्रिक्स दी जा रही है। वो सबसे बड़ी बात तो ट्रिक्स की है, वो क्वेश्चन समझे कैसे जाएंगे, और एग्जामिनेशन में आप ऐसे टाइम कैसे बचाओगे, ठीक है। सो 299 आई थिंक इट्स नॉट यू नो अ बिग और अ डीलिंग अमाउंट, इट इज़ वेरी लेस इन अमाउंट, जिस जो कि क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है उसके सामने कुछ भी नहीं है। बस एक सिंपल सी छोटी सी फीस रखी गई है, जिससे आपको भी लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, आई हैड पेड फॉर दैट्स वाई ओनली, वरना मैं इसको फ्री भी कर सकता था। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर आप वो किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूँगा, ही और शी कैन टेल मी हिज प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली गिव द फुल कोर्स टू हर और हिम एब्सोल्युटली फ्री। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप प्राइवेटली मुझे बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली डू दैट थिंग, जो मैंने बोला मैं उसके लिए फ्री कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।